राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसका मुद्दा बीजेपी ने बनाया। मुझे याद है जब राहुल गांधी के उस बयान के बाद पहली रैली मुजफ्फरपुर में की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक जन सैलाब उनकी रैली में था और वहां से फिर पीएम ने कहा था कि छठी मैया का अपमान करते हैं, छठी मैया को चुनावों के बीच में लेकर आते हैं, क्या छठी मैया का अपमान बिहार के लोग सहेंगे? और एक सेंटिमेंट कैसे जनता के बीच में पहुंचाना है ये बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं अवधेश जी, और उसी का जो फायदा है हमें देख रहे हैं 202 सीटों पर एनडीए ने जीत का परचम लहराया है। देखिए, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है, भारत की राजनीति की दृष्टि से यहाँ से एक महत्वपूर्ण संदेश और संकेत निकालने की पूरी रणनीति है। लोकसभा चुनाव के बाद अब 5 विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें एक झारखंड को छोड़ दीजिए तो सब भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इसके बावजूद जैसे महाराष्ट्र में माना जा रहा था लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति होगी, हरियाणा में तो एक पराजय की स्थिति बीजेपी की थी, दिल्ली में माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है, कैसे पराजित करेंगे, और बिहार में आप खुद थे, टेलीविजन चैनलों पर क्या चल रहा था। तो जो इस देश के इकोसिस्टम ने असंभव बना दिया था वो सामान्य रूप से संभव होता गया है, और उसके पीछे अलग अलग कारण है। नरेंद्र मोदी हर चुनाव में कुछ न कुछ संदेश देते हैं। इस चुनाव में फिर उन्होंने संदेश दिया है कि सारे मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन धर्म और जो परंपराएं हैं उसको ठीक ढंग से हम अगर प्रेजेंट करते हैं तो हम गांव और लोगों के दिलों तक, हृदय तक पहुंचते हैं, और उसका लाभ भी मिलता है अगर पीछे आपके आधार हो तो। और वो जो दिल्ली में इन्होंने अभी देवेंद्र जी ने ठीक कहा, दिल्ली में जो वो छठ के घाट पर गए और बार बार, तो ये छठ इस बार बड़ा मुद्दा था। और जो मुझे इस बार आश्चर्य हुआ कि 1 साल पहले से या 1.5 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जहां जहां बिहार के लोग रहते हैं वोटर, उनकी लिस्ट बना करके लोगों की ड्यूटी लगाई थी, वहां बैठकें होती थी, नाम नोट हुए, फोन नंबर नोट हुए कि चुनाव में आके गिराना है। और उन्होंने कहा कि छठ में आइए तो वोट गिरा करके जाइए। जिसका 11 को मतदान था, मेजोरिटी वहां ठहरे हुए हैं परिवार के साथ। कुछ लोग तो इसलिए रुके कि हम चुनाव परिणाम देख करके जाएंगे। तो ये जो वातावरण था, इसको हमारे देश का जो एक बड़ा तबका है, एलिट और बुद्धिजीवी, जिसको कई बार खान मार्केट गैंग कहा जाता था पहले, अब तो खैर गैंग उतना कमजोर हो गया, वो इसको पकड़ नहीं सका है। और जगह जगह से फोन आते थे कि हमारे यहाँ पटियाला से इतने लोग गए हैं, सूरत से इतने लोग गए हैं, फलाने जगह से इतने लोग गए हैं। तो ये एक अद्भुत इस दृष्टि से चुनाव है, जो प्रयोग शायद इसके पहले भारत के चुनाव में हुआ नहीं था। और ये जो मंत्रिमंडल है, चूंकि जनता ने कंटिन्यूटी को मत दिया है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को, उस मंत्रिमंडल को और काम को, तो जाहिर है कि जो मंत्रिमंडल है वो निरंतरता है, लेकिन आने वाले समय में नई पीढ़ी भी अनुभव से तैयार करना है, तो वो उसका एक मिला जोला स्वरूप इस मंत्रिमंडल में हमको दिखाई देगा। लेकिन ज्यादा उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले थोड़ा करते थे, लेकिन गुजरात में हमने देखा कि मंत्रिमंडल सब ने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन जो नए मंत्रिमंडल बने उनमें भी पुराने चेहरे उसमें शामिल रहे हैं। तो अब बहुत ज्यादा धीरे धीरे एक स्टेबलाइज पैटर्न पर बीजेपी की पॉलिटिक्स गई है। जो 3 बातें अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी, अजीत जी कह रहे थे, जिसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा की उन्होंने बात की, एक दिलीप जायसवाल की उन्होंने बात की, तो मैं थोड़ा दिलीप जायसवाल पर बात कर लेती हूँ। दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल करना, इस पर मैं जानती हूँ आप भी कुछ कहना चाहेंगे देवेंद्र, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन इस पर मैं ले लेती हूँ मनोज जी से। दिलीप जायसवाल को इसमें लाया गया है मंत्रिमंडल में। देखिए, जहाँ तक वैश्य समाज से लेकर सारे समाज के, अभी बिहार की पॉलिटिक्स जिस तरीके से जीत कर बीजेपी आई है, उसका 2 आधार एक बना, एक युवा और एक दूसरी महिलाएं, और इस दोनों को साध कर किस तरीके से बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाना है, जो आगे जाकर मैसेज है। चूंकि बहुत जल्द बंगाल में हमारा चुनाव है, तमिलनाडु में है, असम में है, ये सब सारे राज्यों में है, तो यहाँ से एक मैसेज भी देने की बीजेपी कोशिश करेगी। और अपने मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे को लाकर यूथ का, जैसे अभी आरा से टाइगर की बात हुई है, श्रेयासी की बात हुई है, तो यूथ को भी लाना है और उसको आगे बढ़ाना है और एक चेहरा बनाना। क्योंकि बीजेपी के लिए बिहार में सबसे बड़ी जो मुश्किल खड़ी हुई थी कि सुशील मोदी भी एक बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, मास लीडर नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी कोई इस तरीके से नेता नहीं बना कि जिसको लेकर बीजेपी कहे कि नीतीश के सामने हम इसको खड़ा कर पाएंगे। ठीक है, आज के डेट में हम गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए वहां अपने बेस भी मजबूत करने होंगे, तो उसको साधते हुए ये करेंगे। जातीय समीकरण भी ध्यान को रखेंगे, क्षेत्रीय भी ध्यान रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इस बार जो कार्य बीजेपी को वहां करना पड़ेगा वो कार्य ये होगा
कि महिला और यूथ के लिए हम क्या नया लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यही इनको जिता कर लाए हैं और इन्हीं के बेस पर आप आगे भी बढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजें उनको तालमेल बैठाना पड़ेगा। दिलीप जायसवाल की बात हो रही है तो वैश्य समाज से आते हैं और इस लिस्ट में 2 वैश्य नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, दिलीप जायसवाल और नारायण शाह, जो कि नौतन से जीत कर आए हैं। तो तमाम जातियों का जो मिश्रण है वो बखूबी इसमें दिखाया गया है कि उनका साथ आगे कंटिन्यूटी में मिलता रहे एनडीए को। बिल्कुल प्राची, और इस मैंडेट के बाद ये तय था कि दिलीप जायसवाल सरकार में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जब वो बन गए थे इनफैक्ट, तो बनने के बाद काफ़ी लंबा वक्त लगा उन्हें अपना मंत्री पद भी छोड़ने में, और पार्टी के भीतर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है तो सरकार में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है नहीं, मतलब दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं। तो इस तरह की जब इच्छा थी और इस तरह का मैंडेट जब आ गया तो उसके बाद तय था। और बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनके साथ उनका इक्वेशन बहुत ही अच्छा है। और BL संतोष के हिसाब से अगर आप देखें तो शायद अगर बिहार सरकार में कोई एक नाम वो देखना चाहते सबसे पहले तो उनमें से एक दिलीप जायसवाल का नाम हो सकता था। दूसरी चीज़ कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए तब महत्वपूर्ण रहता है जब आगे कोई चुनाव होना है। अब बिहार में अभी आगे कोई चुनाव होना नहीं है, तो जाहिर तौर पर सरकार में शामिल होकर अब ज़्यादा जनता के लिए कैटर कर सकते हैं उनके हिसाब से देखें तो। और निश्चित तौर पर दिलीप जायसवाल पहले चुनाव भी लड़ना चाहते थे, हालांकि उनको मना किया गया। बेटे के लिए भी टिकट चाहते थे, वो भी मना किया गया। मंत्री के लिए नहीं मना किया गया। एक नाम अब एक मीनाक्षी, एक चीज मैं और उसमें थोड़ा जोड़ दूं, उसमें जिसपे जो ज्यादा ध्यान देने लायक बात है, LJP टिकट बंटवारे में जो काम कर रही थी और जिस तरह से उसने प्रेशर का इस्तेमाल करा लिया, मंत्रिमंडल में वैसा नहीं हुआ। मंत्रिमंडल में पहली चीज नहीं हुई कि वो चाह रहे थे कि 3 पद, वो नहीं हुआ। दूसरी चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विधायक दल का नेता जब राजू तिवारी को उन्होंने चुना, उनकी इच्छा थी कि राजू तिवारी को मंत्री बनाया जाए। हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि बीजेपी और जेडीयू उन दोनों का एतराज़ था। जो राजू तिवारी वो सीट बीजेपी से झटकने में सफल रहे, मंत्री बनने में सफल नहीं हुए। वहाँ पे चिराग पासवान को दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ा, संजय सिंह को। और महुआ सीट से संजय सिंह जीत कर आए। और महुआ सीट ऐसी सीट थी जहां पर आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड रहा, लेकिन चूंकि वहां पर वो विवाद की वजह से तेज प्रताप यादव वहां पर अलग अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में थे, हालांकि उन्हें अच्छे वोट नहीं मिले। संजय सिंह यहां से जीत कर आए, अब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है।